शुगर में एनोमेरिक और एनोमेरिक कार्बन किसको कहते हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर उसी से डिसाइड होता है। तो आज हम एक्चुअली आपको सिखाने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज और उससे बना हुआ रिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रुक्टोज और उससे बने हुए साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो मैं लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान देना है, स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज and its cyclic structure and its cyclic structure। देख बेटा इधर, ये लेके आओ। बेटा इससे पहले हम लोग डी ग्लूकोज पहले लिखे, देखिए ये सी डबल बॉन्ड O है और ये H है आपका। यहां पर बेटे CH OH, तो राइट साइड OH और फिर इधर H, इसको फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बोलते हैं। इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H, फिर इधर OH और इधर H, नीचे हो जाएगा हमारा CH2OH। ध्यान देना आप, अच्छे से देखना। C डबल बॉन्ड OH, यहाँ CH2OH है, 6 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6। गौर से देखोगे। अब इसमें क्या होगा बेटा, ये जो डी ग्लूकोज है वो इसके आधार पे है, इसका नाम ही है डी ग्लूकोज। दिस इज कॉल्ड डी ग्लूकोज, ठीक है। अब इस डी ग्लूकोज को हम रिंग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये रिंग के फॉर्म में जब आएगा तो उसको हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो दो बातें हैं, यहां से ये पहले ऑक्सीजन कार्बोनाइल ग्रुप का यहाँ पे आयनाइज होगा तो इस पे माइनस चार्ज आएगा बच्चों, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन नंबर लास्ट कायरल कार्बन जो है उसका H प्लस और ऑक्सीजन का माइनस, तो ये H प्लस इस O से जुड़ता है बेटा, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जाके जुड़ता है। देखते चलो, तो ये एक स्ट्रक्चर आपको बना के देगा। C के ऊपर राइट साइड आ जाएगा OH और बेटा लेफ्ट साइड आ जाएगा H। ये C हो गया, इधर OH और इधर H, फिर यहां पर ये H, ये OH, फिर ये C आ जाएगा, इधर OH, ये H, 1 2 3 4 5 और एक 6 CH2OH, ठीक है। अब यहां पर चूंकि जब ये O तुम्हारा राइट साइड आकर के OH बन गया, तो ये C से ये O आके जुड़ गया कार्बन नंबर C5 का, तो ये C5 का O यहाँ पे ऐसे जुड़ेगा और यहां से ये कार्बन आकर के जुड़ के ऐसे एक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाएगा। ये O हम लोग बीच में भी लिखते हैं, किताबों में आप देखोगे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ मिलेगा। इसी का नाम है, यहाँ पे ये हेमी एसिटल बन गया। क्यों हेमी एसिटल बन गया? क्योंकि मैंने बताया था कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप में 1 मोल ROH अगर जुड़ता है तो इस कार्बन के चारों तरफ ऑक्सीजन OH में बदल जाएगा और इसका OR यहां जुड़ जाएगा और ये H हो जाएगा और ये फिर कोई और ग्रुप हो जाएगा। इसी को हेमी एसिटल कहा जाता है, हेमी एसिटल कहा जाता है बेटा। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर हमारा D, इसका नाम जानो आप, डी ग्लूकोपाइरानोज कहलाता है, ग्लूकोपाइरानोज। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, ये रिंग बन गया। इसी को हैवर्थ स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखा जाता है, हैवर्थ, HAORTH, हैवर्थ स्ट्रक्चर, इसको ऐसे लिखा जाता है हैवर्थ स्ट्रक्चर के फॉर्म में। और जब हम हैवर्थ स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखेंगे तो देखो ये क्या होगा, ये देखते चलो, बहुत अच्छे से समझना ये स्ट्रक्चर। इसी को बोलते हैं पाइरानोज कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं सिखा रहा हूं, यहां पे कार्बन नंबर 1
कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। हम इसका ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल भी होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर इसमें लिखने के लिए इसको कैसे लिखा जाता है जानो आज। इस स्ट्रक्चर को आप देखो, इस स्ट्रक्चर में जो चीज राइट साइड है, जो चीज राइट साइड है उसे डाउनवर्ड लिखना है, जो चीज लेफ्ट साइड है उसको अपवर्ड लिखना है। इसके अंदर इस एक्सिस पर यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 होगा, कार्बन नंबर 2 हो गया, कार्बन नंबर 3 हो गया, कार्बन नंबर 4 हो गया, कार्बन नंबर 5 हो गया, और यहाँ पर होगा CH2OH, इसको कार्बन नंबर 6 कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इसमें आप कैसे लिखेगा, इसी का नाम और हो जाता है, चूंकि OH यहाँ राइट साइड है इसलिए इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। ये OH ग्रुप राइट साइड जब हो जाएगा इसके अंदर सिर्फ यहाँ पे C1 नंबर पे, तो ये अल्फा कहलाएगा, और यही OH अगर लेफ्ट साइड चला जाए तो वो बीटा कहलाएगा। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दूं, C के साथ यहाँ पर अब आ जाएगा H और लेफ्ट साइड आ जाएगा OH, बाकी सब कुछ एज इट इज है। CH2OH है, 1 2 3 4, ये OH अपनी जगह पे है, ये OH लेफ्ट साइड जैसे है वैसे रहेगा, ये H हो गया, ये H हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब क्या होना है, इसको एसिटल में बदलोगे तो यहां से ये हट जाएगा और ये एसिटल के फॉर्म में आ गया, बट यहाँ पे OH लेफ्ट साइड है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोपाइरानोज या ग्लूकोज। पाइरानोज किसको बोलेंगे, तो ये रिंग लाइक 1 2 3 4 5 और 1 6 मेंबर रिंग को पाइरानोज कहते हैं। यस, क्लियर है बच्चों, ये बात क्लियर है आपको। अब आप यहां देखिए गौर से, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज राइट साइड है उसको हम यहां नीचे लिखेंगे। कार्बन नंबर 1 के नीचे 1 के पास से राइट साइड OH है तो यहां OH लिखेंगे, और ये OH है। ठीक है, और यहां OH है 4 नंबर पे, H आ गया। दिस इज कॉल्ड अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। क्या कहलाएगा, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। पानी नहीं लाया यार, पानी सर है ही नहीं सकता, कहीं नहीं है कोई पानी। नहीं हम भी लेके आए, हमारा भी खर्चा, हम तो घर से लेके आते हैं अपना, और ऑफिस में आता नहीं। अरे तो मंगवा लेते बाहर से यार, बाहर भी बंद है क्या, बाहर बंद आज, आज क्यों बंद है सर? आज सैटरडे यार। अच्छा ये मना है सैटरडे संडे, और क्या, ओके, इसी के सब सुनसान था, सैटरडे संडे 2 दिन। सैटरडे चल बेटा देख इधर, ये वाला अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज को कहता हूं। है कि चलेगा साहब। सारी जरा सा प्लीज पानी का ऐड करवा दीजिए बेटे। नेक्स्ट हाइवर्थ स्ट्रक्चर में ये आएगा, हाइवर्थ स्ट्रक्चर में ये आएगा, देखो कैसे, अब मैं इसका सिखा रहा हूं, आप देखो इस कार्बन के ऊपर तो ऐसे स्ट्रक्चर बना बेटा, ऐसे बनाएंगे आप, राइट, देखते चलिए अच्छे से, लाइक दिस वन। अब इसमें भी वही नंबरिंग करो तुम, कार्बन नंबर 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, अब बेटा यहाँ 5 आ जाएगा, ध्यान से समझना। एंड दिस इज योर CH2OH, ये कार्बन नंबर 6 आ गया। क्योंकि अब फिर वही ये वाला नियम रहेगा, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, इसमें जो चीज राइट है इसमें भी जो चीज राइट है वो नीचे लिखी जाएगी डाउनवर्ड, और जो चीज लेफ्ट है वो अपवर्ड लिखी जाएगी। तो इसमें जरा देखिए डाउनवर्ड में अब यहाँ पे H है तो जाहिर सी बात है OH ऊपर आ गया, लेफ्ट में था, जो चीज राइट है यहाँ OH नीचे आ गया, ये H है। फिर 3 में देखोगे यहाँ H है, यहाँ OH नीचे आ जाएगा, सॉरी यहाँ H आ जाएगा नीचे। थर्ड में देखो H नीचे है, यहाँ OH है। 4 में OH राइट है तो नीचे आएगा, और ये H आ गया।
इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। ग्लूकोपाइरानोज, ये कोई मिरर इमेज नहीं है, इसलिए इस स्ट्रक्चर का दूसरा नाम है कि ये डाइस्टीरियोमर भी है, डाइस्टीरियोमर। दे आर डाइस्टीरियोमर आल्सो, ये दोनों के दोनों डाइस्टीरियोमर है। और ये दोनों के दोनों कहां पे डिफर कर रहे हैं? कार्बन नंबर 1 पे, इसलिए इनका नाम है कि दे आर आल्सो कॉल्ड एनोमर। ये एक दूसरे के एनोमर्स हैं। जब दो स्ट्रक्चर आपस में कार्बन नंबर 1 पे डिफर करे तो उसे एनोमर बोलेंगे। नोट कर लीजिए। अब आप वीडियो पॉज कीजिए और वीडियो पॉज करके आप लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रुक्टोज एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर। डी फ्रुक्टोज एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर। थैंक यू। क्या ठंडा भी लाए क्या? क्या नाम है आपका? सलमान नाम है। सलमान, चलिए अच्छी बात है। कहाँ कराने वाले हैं? बेटा आगे देखो। आगे देखो आप। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनना बेटा। आपको मैं बताऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रुक्टोज एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब आप देखेंगे आप CH2OH 2 नंबर पे जो कार्बन है बेटा उसमें डबल बॉन्ड है, बराबर आ जाएगा। C के साथ OH, H, C के साथ OH, H, C के साथ OH और H, C के साथ OH और H, CH2OH। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 ही रहेगा, एक H ही। तो ये आपका हो गया डी। क्यों डी है? क्योंकि इसमें लास्ट कैरल कार्बन पे, यहां पे देखिए लास्ट कैरल कार्बन ये है, तो इसमें OH ग्रुप राइट साइड है, दैट्स व्हाई दिस इज द लास्ट कैरल कार्बन। ऐसा कैरल कार्बन जिसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप हो। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, इधर कोई बाकी कोई कैरल कार्बन नहीं है, इसका नाम है डी फ्रुक्टोज। अब ये बनाएगा, देखो एक बात बताते हैं, हेमी एसिटल अगर बनता है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच, तो उससे पायरानोज के फॉर्म में लिखते हैं। और अगर यही हेमिसिटल कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच, कार्बन नंबर 2 और 5 के बीच बनता है, फिर उसे हम फ्यूरानोज के फॉर्म में लिखते हैं। सर ये पायरानोज फ्यूरानोज क्या है? पायरानोज होता है ये वाला रिंग, इस तरह के रिंग के स्ट्रक्चर को पायरानोज कहता है। फ्यूरानोज क्या होता है? इस तरह के रिंग स्ट्रक्चर को देखो यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड फ्यूरानोज। तो भूलना मत। तो फ्यूरानोज में कितने कार्बन मेंबर हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, इसलिए 5 मेंबर स्ट्रक्चर है, 5 मेंबर नॉट 5 कार्बन, और ये 6 मेंबर स्ट्रक्चर। तो यहां पर गौर से देखोगे, इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। बड़ी तमीज से पढ़ना तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है बेटा। अब देखो यहां पर क्या होगा, इसमें मैं हेमिएसिटल बनाने जा रहा हूं 2, इसमें भी 2 हेमिएसिटल बनेंगे, पहले एक ऐसे और एक ऐसे। ये हेमिएसिटल मैं बनाने जा रहा हूं। ठीक है सर, बताइए। यहां पर देखो, अब आप ये माइनस है और ये प्लस है, यहां पर अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस इस O से जुड़ जाएगा और इस कार्बन से ये वाला ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बन के आएगा, दिस इज एनोमेरिक कार्बन। इस कार्बन के राइट साइड हम लिख देते हैं OH और लेफ्ट साइड बेटा लिखते हैं CH2OH। अब यहां देखो,
उसके बाद बचा, यहां पे बन गया, बचा 1 2 3 4 कार्बन, ये आपको लिखना होगा। ये CH2 लिख दिया बेटा, यहां OH लिख दिया, 1 2 आ गए, 3 और 3 बीच में दिखाओ, ये 3 बीच में दिखाओ, दिखा दिया। अब एक बात और लिखें यहाँ पे, ये OH ग्रुप हो गया, ये H हो गया और ये OH हो गया, ये H हो गया, ये OH हो गया और ये H हो गया, राइट? ये ध्यान देना। What is this? Actually this is nothing. ये 1 है और ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ध्यान से सुनिए, इसका नाम है, यहां पर जो पढ़ोगे, चूंकि ये OH अब यहाँ पे हेमीसिडल स्ट्रक्चर बनाएगा तो ये ऐसे आएगा और ये O यहाँ पे आ जाएगा और ऐसे दिखा रहा हूं, देखो इसी का नाम है, चूंकि OH राइट साइड आ गया बेटा, तो दिस इज कॉल्ड अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, इसको फ्रुक्टोफ्यूरानोज कह सकते हो। वेल सर, और फिर इसका हैवर्थ स्ट्रक्चर, इसको हम हैवर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं, हैवर्थ स्ट्रक्चर। ध्यान देना, इस हैवर्थ स्ट्रक्चर के चलते अब ये फ्रुक्टोफ्यूरानोज है, तो फ्यूरानोज वाला स्ट्रक्चर ये वाला बनाना है, ये वाला स्ट्रक्चर जो दिया है। तो देखो ये ऑक्सीजन आ गया और ये इधर आया, ये इधर आया बेटा, ये यहाँ आया, ये ऐसे आया, ये यहाँ जुड़ गया। आप देखते चलिए, ध्यान से देखिए, दिस इज, अब यहाँ पे चूंकि फिर वही बात, जो चीज राइट साइड है उसको डाउनवर्ड लिखना है, जो चीज लेफ्ट है उसे अपवर्ड लिखना है यहाँ पर। तो इस स्ट्रक्चर में राइट साइड OH है, OH है, H है और ये है, तो लिखिए आप भी। नंबरिंग शुरू हो गई, ये 2 नंबर कार्बन होगा बेटा, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से ऊपर से शुरू है, तो राइट वाला चीज नीचे OH आ गया, इसका मतलब CH2OH हमारा ऊपर होगा, ये CH2OH ऊपर होगा और ये 1 नंबर कार्बन होगा। देखो ये 1 है तो ये लेफ्ट साइड आ गया, OH राइट है तो राइट वाला चीज नीचे लिखेंगे, राइट वाला चीज डाउनवर्ड, लेफ्ट वाला चीज अपवर्ड, तो लेफ्ट वाला चीज ऊपर चला गया। अब यहाँ पर देखो 2 नंबर कार्बन ये आ गया, 2 नंबर कार्बन से CO आ गया, तो 2 नंबर कार्बन से CO आ गया, 2 नंबर कार्बन से C5, तो ये वाला 1 2 और इस C के बाद ये देखो 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया और यहाँ पे CH2OH 6 आ गया, राइट? अब ये OH यहाँ राइट साइड देखो, 3 नंबर पे OH नीचे है, H है, फिर हमारे यहाँ पे H है और ये हमारा क्या आ गया, OH आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया। दिस इज, चूंकि OH नीचे है इसलिए इसका नाम है अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। आगे समझ में सबको? ध्यान से रखना, बढ़िया से जानना। वैसे ही सिमिलरली हम इसको ड्रॉ कर देंगे, C के साथ CH2OH और इधर बेटा OH आ गया, नीचे आ गया CH2OH आ गया, 1 2 3, से एवरीबॉडी प्लीज, यहां से ये ऐसे आया और ये यहां करके ज्वाइन कर दिया, एंड दिस इज H। 3 नंबर पे 1 2 3, 3 नंबर पे आप जानिए, 3 नंबर पे हमारा ये OH आ गया, ये H आ गया, 4 नंबर पे ये हमारा, ध्यान से देखोगे, OH आ गया और ये H आ गया, 5 नंबर पे ये, 6 नंबर पे ये आ गया। सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसको आप क्या बोलेंगे, तो चूंकि OH इसका लेफ्ट साइड चला गया इसलिए इसका नाम है बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। फ्यूरानोज। अब हम इसी को फिर वैसे रिंग लाइक बनाएंगे स्ट्रक्चर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए ऐसा, यस, एंड दिस वन इज अ वर्टिकल लाइन। सो व्हाट हैपेंड, यहां पर अब आपको क्या लिखना है, अगेन CH2 अब नीचे चला जाएगा और OH ऊपर चला जाएगा बेटा। अब यहाँ पे 2 नंबर, ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और 6 यहाँ आ जाए, here is 6। What you can do कि ये 1 आ गया 3 के ठीक ऊपर नीचे राइट साइड, फिर ये देखो OH है तो नीचे आ जाएगा, उसके बाद H आ जाएगा, उसके बाद फिर H आ जाएगा। दिस इज OH एंड दिस इज OH। दिस इज, चूंकि OH ऊपर साइड आ गया इसलिए इसका नाम है बीटा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। ये स्ट्रक्चर अगर आप लोग सीख गए हो तो प्रैक्टिस कर लेना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हैवर्थ स्ट्रक्चर कहा जाता है। रेंडम प्लीज। आपने देख लिया होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रुक्टोज और डी ग्लूकोज कैसे होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत अच्छे से देख लिया ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने पायरानोज फ्यूरानोज फॉर्म में। याद रखिएगा, कभी भी फ्रुक्टोज पायरानोज फॉर्म नहीं बनाता है स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर कार्बोनाइल ग्रुप के बाद जो OH ग्रुप है वो यहाँ पे 4 ही कार्बन पे एंड हो रहा है, 5 पे एंड हो रहा है, और ये वाला हमारा हेमी एसिडिक के फॉर्म में बदल जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या डी फ्रुक्टोज पायरानोज स्ट्रक्चर बनाएगा, आपका आंसर होगा नो। मैंने यहां समझा दिया है, अगर C1 और C5 के बीच बॉन्ड बनेगा तो पायरानोज होगा, और अगर C2 और C5 के बीच बॉन्ड बनेगा तो वो फ्यूरानोज होगा। देखिए C2 और C5 के बीच, बेटा इसको अच्छे से समझना, वो होता है हेमी एसिटल। हेमी एसिटल स्ट्रक्चर किसको कहते हैं मैंने आपको समझा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो पहले लिख ले 2-4 पॉइंट। डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बेटे डाइसैकेराइड्स। तो देखो डाइसैकेराइड क्या होता है जानिए। जब दो मोनोसैकेराइड्स, जब दो मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड्स में से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो तो उनके बीच COC लिंकेज, इसको ईथर लिंकेज बोलते हैं, वो बन जाता है, और इसी COC लिंकेज को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जहां पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है वहां पे नो हेमी एसिटल, वहां फिर हेमी एसिटल नहीं होता है, ठीक है, और इसमें से वाटर रिलीज हो गया, तो इसी के चलते हमारा क्या बन जाता है, डाइसैकेराइड बनता है। तो लिंकेज बनाता है जो पाया जाता है इन द डाइसैकेराइड्स, इन डाइसैकेराइड्स, इन डाइसैकेराइड्स के अंदर पाए जाते हैं, राइट, ध्यान दोगे। तो बेटा डाइसैकेराइड्स में जब बनेगा तो ये ऐसे बनाएंगे इसको, है ना, तो ध्यान दो आप। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल बता रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल सुक्रोज के अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सुक्रोज के बारे में मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, वो देखिएगा आप। सुक्रोज किससे बनता है, सुक्रोज बनता है अल्फा डी और बीटा डी, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज का डिहाइड्रेशन से। देखते हैं कैसे। इसमें C1 कार्बन यूज होगा, इसका C2 कार्बन यूज होगा, तो दोनों स्ट्रक्चर बनाना होगा, वो भी किस फॉर्म में, पायरानोज के फॉर्म में। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो पायरानोज के फॉर्म में बनेगा, क्योंकि फ्रुक्टोज पायरानोज बनाता नहीं, इसलिए इसका फ्यूरानोज के फॉर्म में बनेगा। तो अब आप यहाँ पे पायरानोज का स्ट्रक्चर बनाइए, ऐसे कीजिए, ऐसे लिखिए, ये लिखा मैंने, फिर ये लिखा बेटा, फिर ये लिखा, और ऐसे देखो यहाँ पे वो होता है तुम्हारा, पढ़ा था तुमने, ऐसे देखो, समझना इस चीज को तुम लोग। अब यहाँ आ जाओ, ध्यान से देखोगे, यहाँ पे मैं बता रहा हूं लाइक दिस वन,
मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं बेटे ताकि आप समझ सके बातों को, ठीक है। यहाँ देखिए, आपने फ्यूरानोज का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था, मैं भी बताया था, ठीक है। यहाँ पे फ्यूरानोज बीटा फॉर्म में आएगा, तो बीटा का मतलब होता था कि OH हमारा ऊपर होगा और CH2OH नीचे होगा। ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर CH2OH हो गया। यहाँ पे आपने देखा था कि इसमें जो चीज लेफ्ट साइड के नीचे H, ऊपर OH, यहाँ OH और यहाँ H और यहाँ H था, ये स्ट्रक्चर था। अब इस स्ट्रक्चर को जब तुम रोटेट करोगे तो यहाँ ध्यान से सुनो, ये 2 हमको इधर लाना है, 5 इधर लाना है, तो ये सीधे 180 पे जब रोटेट करेगा बेटा, तो ये नीचे ये ऊपर, ध्यान से सुनो, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, रोटेशन हो जाएगा इसके अंदर। तो जो 2 नंबर है वो देखना हम लोग को ध्यान से। ठीक है, तो अब आप एक काम करिए, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 2 नंबर कार्बन आ गया, यहाँ पे आपका क्या है, 1 नंबर है, और ये अल्फा डी ग्लूकोज है, तो अल्फा डी तो मैंने बताया था ना, अल्फा डी में OH क्या होता है, नीचे होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये CH2OH हो गया, ये 6 नंबर कार्बन है। इसमें अगर बात किया जाए कि सर OH कहाँ पे होगा, तो 1, और 2 नंबर पे OH राइट साइड होता है तो नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ गया क्योंकि अल्फा है। 3 नंबर पे OH यहाँ आ जाएगा, ये H है, यहाँ OH नीचे आ जाएगा और ये H है और ये H है। इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, ग्लूकोपाइरानोज। अब हमें लिखना है यहाँ पे बीटा डी फ्रुक्टोज लिखना है, और वो भी इस साइड लाना है। तो बीटा डी फ्रुक्टोज को हम जब ऐसे करेंगे तो OH हमारा यहाँ पे नीचे आ जाएगा और ये H आ जाएगा, और ये CH2OH हो जाएगा। अब ये चीज सब चेंज हो जाएगी, H इधर नीचे है तो H इधर ऊपर दिखाना होगा, OH नीचे दिखाना होगा। यहाँ पे OH नीचे है तो ऊपर दिखाना होगा, यहाँ H दिखाना होगा, यहाँ H ऊपर चला जाएगा, ये CH2OH नीचे आ जाएगा। अब तुमको यहाँ से OH और H में से वाटर निकलेगा, तो जब निकालोगे यहाँ से वाटर तो यहीं पे बनेगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और इसका नाम है बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज अल्फा C1, अल्फा C1 पोजीशन से बन रहा है, और बीटा C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यही इम्तिहान में पूछा जाएगा कि सुक्रोज में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम बताओ, किस किस कार्बन के बीच बनता है, आपको ये नाम याद रखना होगा, अल्फा C1 एंड बीटा C2। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। अब पूछा जाता है कि क्या सुक्रोज आपका रिड्यूसिंग शुगर है, आपका आंसर है नो सर, ये नॉन रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है। क्यों नॉन रिड्यूसिंग है, क्योंकि इसके पास नो हेमी एसिटल, हेमी एसिटल नहीं है, फ्री कहीं पे भी नहीं है। हेमी एसिटल किसको कहेंगे, C होगा, इधर O होगा, इधर C होगा, इधर OH होगा और इधर कुछ और हो, व्हाटएवर इट इज, लेकिन C के साथ OH और OC होना जरूरी है। तो मिलाइए, यहाँ पर कहीं पे भी C के साथ O दिख रहा है और यहाँ C दिख रहा है, बट C के साथ यहाँ देखिए, यहाँ C के साथ O दिख रहा है, फिर C दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे ये एसिटल के फॉर्म में स्ट्रक्चर दिख रहा है, O दिख रहा है, C दिख रहा है, O दिख रहा है, C दिख रहा है, ये 2 चीजें दिख रही हैं। तो ये जिसमें होगा वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा, ये नॉन रिड्यूसिंग की पहचान है, और ये है नहीं, ये वाला पाया जा रहा है, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग है। यहाँ पर बात करोगे, यहाँ पे भी नहीं है, C के साथ O है, C है, बाकी C के साथ OH नहीं आ रहा है, CH2OH आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी नहीं है, इसीलिए हमारा सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर है। समझ गए आप लोग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग के लिए शर्त है कि ये चीजें बनी होनी चाहिए, COC और OH, यानी हेमी एसिटल कैरेक्टर का होना या हेमी कीटल का कैरेक्टर होना जरूरी है। राइट एंड प्लीज नोट कीजिए।
ये वीडियो पेनड्राइव से मिल सकता है, पेनड्राइव से जो मेरा अपने वीडियो बन रहा है तो मैं पेनड्राइव में ले सकता हूं, उसको अरेंज करूंगा और डिफरेंट पेनड्राइव का शहर में रहते हैं आप? कहाँ घर है आपका? इधर से हरगोगंज इधर है। इधर मॉल है बड़ा वाला, जीवे मॉल। हाँ उसी के आसपास। बच्चों इट्स ओके, क्या आपने लिख लिया? क्या आपने लिख लिया? वेरी गुड, आइए आगे बढ़ते हैं। बेटा अब मैं दूसरा बताने जा रहा हूं आपको, दूसरा कंसेप्ट समझिए। ये तो C1 और C2 के बीच हो गया। C1 के साथ अल्फा आएगा, C2 के साथ बीटा आएगा। मैं आपको इसको याद कराने का तरीका बता दूं कि सुक्रोज के अंदर जो आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है उसका नाम क्या है? तो देखिए अल्फा ऐसे लिखते हैं, अल्फा, ए से अल्फा, ए से एक, ए से एक याद रखना। यानी कि अल्फा पाया जाएगा C1 कार्बन के साथ, और बीटा, बीटा बी से बीटा, बी से बाई, बाई माने दो, तो याद रखना बीटा C2। ये हो जाएगा किसके साथ? फ्रुक्टोज के साथ। ये किसके साथ हो जाएगा? ग्लूकोज के साथ। यानी ग्लूकोज के नाम के पहले अल्फा C1 होगा और फ्रुक्टोज के नाम के पहले बीटा C2 होगा। बेटा ये याद करने का ट्रिक हो गया। दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर। ये ट्रिक को याद रखोगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उतार लो। मिटा दो ना, तो इसमें एक अल्फा और एक बीटा है। जब माल्टोज की बात करोगे तो माल्टोज के अंदर अल्फा C1 और अल्फा C4 डी ग्लूकोज होगा, दोनों डी ग्लूकोज ही होगा बेटा। तो ये इसके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम है। और जब लैक्टोज के अंदर बात करोगे, सर ये कहां पाएगा? माल्ट, स्टार्च, जब रोटी वोटी खाते उसमें जब उसको बहुत चबाओगे तो वो माल्टोज में बदल जाएगा। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा जाता है। दूध में जो मिठापा होता है वो इसके चलते होता है। सर इसमें कौन सा लिंकेज होगा? तो बेटा इसमें सीधे बीटा C1 गैलेक्टोज आएगा पहले, ये याद रखना, गैलेक्टोज, और फिर बीटा C4 डी ग्लूकोज आएगा बेटा, डी ग्लूकोज आ जाएगा। तो ये इस लिंकेज से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं जो आपको याद होना चाहिए माल्टोज के अंदर और लैक्टोज के अंदर। आइए बताते हैं आगे कैसे होगा। मिटा दूं क्या बेटा? चलिए आगे इसको रट लीजिएगा आप लोग अच्छे से। बेटा दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? माल्टोज। See about the maltose. It is a disaccharide and it is reducing sugar. Reducing sugar है, इसका मतलब कि इसके पास फ्री एनोमेरिक कार्बन है। इसका मतलब इसके पास फ्री हेमी एसिडल स्ट्रक्चर है, यानी C OC होगा और OH होगा 100%। ये स्ट्रक्चर इसके पास पाया जा रहा है, इसलिए ये रिड्यूसिंग इन नेचर है। ठीक है, अब देखिए कैसे बना होता है। इसका जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वो क्या है बता दूं? अल्फा C1 और अल्फा C4, सॉरी बीटा,
बीटा C1, नहीं सॉरी अल्फा ही है, अल्फा C1 और अल्फा C4 डी ग्लूकोज। ध्यान दियो, अल्फा C1 है, अल्फा C4 डी ग्लूकोज। स्ट्रक्चर देखो, ये एक्चुअली पायरानोस फॉर्म में होगा, तो बनाओ इसे पायरानोस, लाइक दिस वन, बनाओ इसे पायरानोस, ये बन गया, ये पायरानोस है। ध्यान दियो, अल्फा लिखना है, अल्फा का मतलब होता है OH ग्रुप ऊपर है और ये C1 कार्बन है, यहाँ H आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और ये 6 है, CH2OH6 हो गया बेटा। यहाँ पे H, तो राइट साइड में OH इधर होता है, ये H ऊपर आ गया, ये OH इधर आ गया, ये H आ गया, ये OH आ गया और ये H आ गया, ठीक है, 4 नंबर पर यहाँ H आ गया, ये ध्यान में रखना था हम लोग। ओके, नो प्रॉब्लम सर। ये आपका हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, या ग्लूकोपैरानोज से। अब यहीं पर दूसरा स्ट्रक्चर लाइए, ऐसे कीजिए आप, वो है ये एज इट इज सेम स्ट्रक्चर उतार दीजिए आप, सेम स्ट्रक्चर को रिपीट करें यहाँ पे, OH1 H2 3 4 5 6 सेम स्ट्रक्चर आ गया बेटा। यहाँ H आ गया, यहाँ OH आ गया, यहाँ OH आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ OH आ गया और यहाँ H आ गया, ये H आ गया। अल्फा डी, ये भी ग्लूकोज आ गया, देख रहे हैं आप लोग। अब यहां पर क्या होगा वो बताना है आपको, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका स्ट्रक्चर आप कैसे लिखेंगे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो बेटा ये OH और ये OH यहां मिलकर के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगा, याद रखना, दोनों का दोनों सब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगा। तो देखो ये यहां से हट गया, ये यहां से हट गया, और C1 C4 पे इस तरीके से एक लिंकेज तैयार हो जाती है, ये लिंकेज, इसी को बोला जाता है C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये वाला, दिस इज कॉल्ड माल्टोज। अब आइए रिड्यूसिंग है कि नहीं ये बता दूं आपको। इस स्ट्रक्चर में कहीं पर भी, इधर इस स्ट्रक्चर में इतने दूर में आप देखिए, इतने दूर में अगर होता एनोमेरिक कार्बन हेमी एसिडल तो वो यही होता, बट इसको थोड़ा और एडवांस देखिए, यहाँ पे इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन आ गया, इस कार्बन से इधर O और इधर C, OC जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से इधर H जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से इधर O और C जुड़ा हुआ है, और इधर एक C जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि ये एसिटल हो गया, हेमी एसिटल नहीं है, एसिटल हो गया। तो यहाँ पे नो रिड्यूसिंग नेचर। लेकिन अब यहाँ आप देखिए, इसको जरा तोड़िए, कार्बन है C, इस C को जब तोड़ोगे बेटा तो O और C आ गया, और इस कार्बन के साथ OH जुड़ा है बेटा, देखो OH आ गया, और इधर H जुड़ा हुआ है और इधर C जुड़ा हुआ है, तो CO OC यहाँ आ गया, OH यहाँ आ गया, इसी को हेमी एसिटल कहते हैं। तो यहाँ हेमी एसिटल मौजूद है, और जहाँ पे हेमी एसिटल होगा इसका मतलब वो रिड्यूसिंग इन नेचर है। तो यही वाला OC देखो, तो OC और OH आगे भी नहीं आ गया, दैट्स व्हाई माल्टोज हमारा रिड्यूसिंग इन नेचर है। अच्छे से याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं, माल्टोज के अलावा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है लास्ट, दैट इज गैलेक्टोज। गैलेक्टोज में बीटा लिंकेज होगा, और लैक्टोज के अंदर, अब जो हम लिखने जा रहे हैं वो है लैक्टोज। लैक्टोज के अंदर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो लैक्टोज के अंदर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो देखो,
ये O आ गया, ये ऐसे होगा बेटा। मैं एक छोटी सी बात करूंगा, यहां पर बीटा C1 ये गैलेक्टोज होगा और बीटा C4 ग्लूकोज होगा। बट लड़ाई ये है कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा सर। तो मैं बताया था, शायद दोबारा देख लें आप, एक मिनट रुकिए, यहीं देख लीजिए। यहाँ पे गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर देखिए, C डबल बॉन्ड O और ये H है बेटा। यहाँ पे राइट साइड OH होगा और यहाँ H होगा। यहाँ भी 3 नंबर पे ये राइट साइड H और इधर OH होगा, ये OH होगा, ये H होगा। तो 1 2 3 4 5 में OH होगा, H होगा और CH2OH होगा। यहाँ गौर से देखिए आप, इसका नाम है, यहाँ पे एक आंसर नंबरिंग करें 1 2 3 4 पे OH ग्रुप लेफ्ट होगा बेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 4 नंबर कार्बन, 5 अपनी जगह पे, 6 अपनी जगह पे है। जब ग्लूकोज का लिखोगे तुम तो CH अपनी जगह पे है, ये O है, C के साथ OH राइट साइड आएगा, नो प्रॉब्लम। 3 नंबर में OH लेफ्ट साइड आएगा, नो प्रॉब्लम। बट 4 नंबर में OH यहाँ राइट साइड आएगा, बाकी फिर 5 में OH राइट साइड आएगा और लास्ट में CH2OH। 1 2 3 4 5 6। जो इसमें डिफरेंस है देखो 1 2 3 4 5 6 सब जगह सेम है, बस 4 पे डिफर कर रहा है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से C4 कार्बन पे डिफर कर रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे के इपीमर हो गए, इपीमर। जब कोई दो स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, सब कुछ सेम हो और वो किसी भी कार्बन पे डिफर करे तो उसे इपीमर बोलेंगे, और अगर वो सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे डिफर करे तो उसे एनोमर बोलेंगे। तो यहां लिख रहा हूं डिफर एट एनी कार्बन, डिफर एट एनी कार्बन उसे हम इपीमर बोलेंगे। और अगर दो स्ट्रक्चर डिफर ओनली एट C1 कार्बन उसे हम एनोमर बोलेंगे। एनोमर और एनोमेरिक कार्बन अलग अलग बात है, एनोमर बोलेंगे, याद रखना। इसलिए दोनों एक दूसरे के इपीमर है क्योंकि ये 1 पे डिफर नहीं कर रहे हैं। अब आपसे आगे बात करें स्ट्रक्चर की, तो जब यहां इसका स्ट्रक्चर रिंग है, हेमीएसिटल फॉर्म है, उसका हेमीएसिटल निकालेंगे, लिखेंगे पाइरानोज फॉर्म। तो देखिए ये देखिए, देखिए ये ग्लूकोज के लिए लिखा जाएगा और ये गैलेक्टोज के लिए। दिस इज फॉर गैलेक्टोज एंड दिस इज फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज में भी कौन सा ग्लूकोज, डी तो सभी होंगे यार, डी सब में आएगा, ये भी डी फॉर्म है, ये भी डी फॉर्म है, बट मेन है कि ये बीटा हो जाएगा और ये भी बीटा ही होगा। तो जब बीटा फॉर्म में आएगा तो पहले नंबरिंग करो ना, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, यहाँ पर भी 6। तो बेटा ये 1 2 3 4 5 6, ध्यान दियो क्या करे भाई, ऐसे में क्या किया जाए, ध्यान से समझना। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम है बीटा C1 और बीटा का मतलब OH ग्रुप नीचे होगा और ये H आ गया और ये गैलेक्टोज है। तो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर 1 2 3 4 पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट का मतलब हुआ कि OH अब यहाँ ऊपर होगा और ये H हो गया, यहाँ OH ऊपर होगा, यहाँ H होगा, बट यहाँ OH नीचे होगा और ये आ गया। कंसेप्ट समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझना। 4 नंबर पे यहाँ की बात कर रहे हैं, वैसे यहाँ पे ग्लूकोज में आ जाओ, ये भी बीटा है तो बीटा का मतलब OH ऊपर, यहाँ H, 2 नंबर पे OH नीचे, 3 नंबर पे OH ऊपर, यहाँ भी OH, यहाँ पे OH नीचे होगा।
देखोगे और ये H हो गया। नहीं, इसका OH राइट है, इसका OH लेफ्ट साइड होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो इसका OH राइट साइड है, नीचे ही रहेगा। ओके ठीक है, बढ़िया से देखा C1 और C4, देखते चलो आप अच्छे से। ये C1 C4 का स्ट्रक्चर होगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्या करना है गौर से देखो, और ये अगर बीटा है तो बेटा बीटा के लिए तो OH ऊपर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसका नाम है बीटा डी गैलेक्टोज और इसका नाम है बीटा डी ग्लूकोज। अब देखिए ये क्रॉस लिंकेज, OH तो H यहां से OH यहां से तो वाटर निकल जाएगा, तो इसके बीच में इस तरह से बनेगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऐसे, तो बीटा वाले पोजीशन पे इस स्ट्रक्चर को लैक्टोज कहते हैं। अब आपसे सवाल है कि सर क्या लैक्टोज हमारा रिड्यूसिंग शुगर है? हम बोलेंगे यस, इट इज रिड्यूसिंग शुगर, इट इज रिड्यूसिंग शुगर। क्यों? क्योंकि इसके पास भी यही स्ट्रक्चर है, OH और OC है बेटा, इसीलिए तो ये इस एंड पर तो नहीं है, क्योंकि इसको जब तुम देखोगे तो C1 कार्बन पे एक तरफ O और C है और इधर O और C है, तो बेटा दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली एसिटल। ये एसिड और एसिटल जिसमें होता है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है, लेकिन जब तुम यहां देखोगे तो ये C के साथ OH है और यहां पर क्या है, OC है, इसलिए ये तुम्हारा रिड्यूसिंग शुगर है। दैट्स व्हाई लैक्टोज हमारा रिड्यूसिंग शुगर है। और लैक्टोज के अंदर जिसमें हेमी एसिडल टर्मिनल पाया जाता है वो बीटा डी ग्लूकोज है, ना कि बीटा डी गैलेक्टोज है। तो ये था आपका डाइसैकेराइड का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी से बाहर कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, तो बेटा जितना है उसको अच्छे से आप नोट कर लो। चलो राइट डाउन प्लीज। मिटाया जाए बेटा, मिटाया जाए तो चलो ये होगा। अब मैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बता दूं आपको, वो पढ़ लीजिए जल्दी से। पॉलीसैकेराइड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है, जो आता है वो जान लीजिए। पॉलीसैकेराइड को कहा जाता है नॉन शुगर। पॉलीसैकेराइड्स को कहा जाता है कंप्लीटली ये नॉन शुगर होता है ना, ऐसा शुगर जो हाइड्रोलाइज तो हो पर वो इनसॉल्युबल हो वाटर के अंदर और वो टेस्ट में मीठा नहीं हो। तो पॉलीसैकेराइड्स तीन तरह के हैं, आपने देखा था। पॉलीसैकेराइड्स तीन तरह के हैं, एक का नाम है स्टार्च, दूसरे का नाम है सेल्यूलोज। They all are non-reducing sugar. Non-reducing sugar. और तीसरे का नाम है ग्लाइकोजन।
जितना एनसीईआरटी में उतना ही आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़िएगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं स्टार्च क्या होता है। स्टार्च एक्चुअली पॉलीमर ऑफ डिहाइड्रेटेड ग्लूकोज होता है, ठीक है ना सर? कौन सा ग्लूकोज? अल्फा डी, बीटा डी, कौन सा? देयर इज अ क्वेश्चन। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज। क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ठीक है। और स्ट्रेट चेन में ये दो तरह के होते हैं। एक का नाम है बेटा एमाइलोज और दूसरे का नाम है एमाइलोपेक्टिन। इसमें नियर अबाउट 20% स्टार्च होता है और ये 80% के अराउंड स्टार्च होता है, याद रखिएगा। अब एमाइलोज में ये चेन के फॉर्म में पाए जाते हैं, चेन के फॉर्म में होता है और दे आर सॉल्युबल इन वाटर, सोलेबल इन वाटर। ये ब्रांच के फॉर्म में पाए जाते हैं और इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है बेटा। इसके अंदर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होगा वो आप जानो। इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा उसका नाम है अल्फा C1 और अल्फा C4। इसके अंदर ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको जान लेना अच्छे से। और इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है ये डायरेक्ट सवाल आते हैं। एक्चुअली इसकी जो बनावट होती है वो आप देख लो, वो ऐसे रिपीटेड फॉर्म में होती है। यहाँ पे वो होता है एंड सो ऑन, इस तरीके से रिपीटेड फॉर्म में होता है बेटा। ये तो इसका एमाइलोज का स्ट्रक्चर हो गया। एमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होती है और ये सोल्युबल इन वाटर और इनसॉल्युबल इन वाटर होगा। तो इसका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जानो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये इम्तिहान में आता है, ध्यान देना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पे। अल्फा C1 और अल्फा C6 ये हो गया ब्रांच में, ये जब ब्रांचिंग होगी साइड चेन। और लीनियर चेन में अल्फा C1 और अल्फा C4 ये लीनियर चेन में पाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। सर यहां से एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बताइए। ये देखिए एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर देखिए आप, ऐसे होगा बेटा। ये एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं तुम लोग, इस तरीके से देखो। ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे। अब सुनना यहीं पे C1 है, अब नीचे इसकी ब्रांचिंग हो जाएगी तो ये CH2 से जुड़ा होता है ऐसे, और तब ये ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ब्रांचिंग है ये 1 और 6 के बीच हो गया, तो ये हो गया अल्फा C1 C4 लिंकेज। और यहाँ C1 और C4 के बीच होता है, सर ये 6 है, और ये C1 और C4 अल्फा हो गया। तो दो तरह के लिंकेज पाए जाते हैं एमाइलोपेक्टिन। तो ये स्ट्रक्चर हमारा स्टार्च का था, नोट करो। बेटा अब आएगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो बना होता है वो जानना, सेल्यूलोज जिसका बना होता है वो जानना। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज मेनली प्लांट में पाया जाता है और इसी को लकड़ी वुड भी बोलते हैं। एक्चुअली जो ये बना होता है ये बीटा डी ग्लूकोज के डिहाइड्रेशन से बनता है, बट इसके अंदर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाएगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज,
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा बेटा, गौर से देखोगे, उसका नाम है बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में बीटा C1 बीटा C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक किस फॉर्म में होगा? साइड बाय साइड होगा। कैसे होगा सर, जरा बताना। यहां स्ट्रक्चर देखो बेटे, ये ऐसे है, यहां देखो आप, बीटा का मतलब क्या हुआ? OH ऊपर होगा और H नीचे होगा, तो ये OH हटेगा यहां से, फिर यहां से जुड़ेगा ऐसे, फिर यहाँ पे तेरा होगा ऐसे, यहाँ पे ये C4 होगा और यहाँ पे ये C1 है, फिर ये वो आया, फिर ये वो आया ऐसे, बोलो ये 1 है, और फिर ये यहाँ पे जुड़ेगा ऐसे। इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे ये क्या हो गया? C4 हो गया, C4 C1 C4 C1, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एंड दिस इज कॉल्ड क्या? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया किसके बीच? बीटा C1 और बीटा C4 के बीच, राइट एंड। ये था सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर जो बीटा के फॉर्म में आता है। अच्छे से याद रखना। दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज दे हैव नो एनी फ्री हेमीएसिटल लिंकेज और एनोमेरिक कार्बन, पे कोई फ्री लिंकेज नहीं है हेमीएसिटल का, इसलिए। और ग्लाइकोजन तुम लोग जानते हो, ये लीवर में पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है, ये एनिमल में पाया जाता है। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो एनिमल में पाया जाए उसे ग्लाइकोजन कहेंगे। और इसके लिए तुमको एनसीईआरटी बुक पूरा कायदे से तमीज से पढ़ लेना चाहिए। थैंक यू। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा टॉपिक कवर हो गया। अब हम तुम लोग को पढ़ाएंगे प्रोटीन के बारे में, दैट इज कॉल्ड एमिनो एसिड्स। तो हमारा बायोमोलिक्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है वो ओवर हो गया, वो फिनिश हो गया। अब मैं आपको ले चलता हूं प्रोटीन के बारे में, जल्दी से देखिए। कुछ क्वेश्चन करा दो तुम लोगों को। चलो मैं इस पे कुछ क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन भी जरूरी है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। और कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट सुनिएगा हमारी बात। ग्लूकोज कैन बी टेस्टेड बाय द फॉलोइंग। ग्लूकोज कैन बी टेस्टेड बाय द फॉलोइंग। ग्लूकोज का टेस्ट आप इनमें से किससे कर सकते हैं? ए टॉलेंस रिएजेंट से, बी फेलिंग सॉल्यूशन से, सी बोथ, डी नन। तो यार देखो, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा उस दोनों को ये रिड्यूस कर देता है। किसमें रिड्यूस कर देता है? COH में ऑक्सीडाइज करेगा। और इसमें टॉलेंस रिएजेंट में तो Ag जो है Ag प्लस से Ag में रिड्यूस होगा, और इसमें Cu प्लस से Cu प्लस 2 से ये Cu में रिड्यूस होगा। तो ये नोट करके लिखना होगा हम लोग को। तो ये इसका रिडक्शन हो गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा, बताओ यहाँ पे आंसर क्या होगा बेटा? आंसर होगा बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स एनोमर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स एनोमर। एनोमर किसको कहेंगे? जो एक नंबर कार्बन पे डिफर करे, एनोमर। इसमें से कौन सा पेयर है? तो उसको जरा देखना आप लोग। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। ए में पहला स्ट्रक्चर में 2 स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। ऐसे है, CHO है, CH2OH, 1 2 3 4, OH 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 OH। ध्यान देना बेटा, इससे वेरी इंटरेस्टिंग। और इसी के साथ एक और जोड़ा बनाया गया, CHO 1 2 3 4, CH2OH, यह है OH, ये भी OH, HH, OH और OH, H और H। 2 स्ट्रक्चर हो गया। अब दूसरा देख लो। दूसरा में लिखा हुआ है CHO,
उसके बाद नीचे लिखा हुआ है CH2H 2 3 4 गाना बजा रहे कम करें आवाज घुस जाए OH 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 OHH CHO 1 2 3 4 CH2H HOH H H और यहाँ पे भी H और OH आ गया बेटा। ये दो स्ट्रक्चर चेक करना। तीसरा स्ट्रक्चर तुमको दिया हुआ है, अगर ये सब बना लेते हो तो मजा आ जाएगा तुमको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 लास्ट में 5 1 2 3 4 5 पे H है और ये आके यहाँ पे हेमी एसिटल बनाए, ये देखो ऐसे, और यहाँ पे CH2OH है। ओके सर, और यहाँ OH OH H फिर OH, ठीक है, ध्यान दियो। अब इसी के पैरेलल एक स्ट्रक्चर और बन गया, चेक करेंगे चीजों को। 1 2 3 4 5, अब ये यहां से आया और ये यहाँ के जुड़ गया, फिर ये H आ गया, बट यहाँ पे OH और यहाँ पे H H OH OH H H OH, और यहाँ तूने बनाया CH2OH, ध्यान दियो। चौथा क्या होगा, दो देखो, यहाँ लो, फिर वैसे लिखो 1 2 3 4 5, ये ऐसे आएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ बनेगा CH2OH। अब यहाँ पर OH H OH OH H H OH H H, ये हो गया। अब ये किसके पैरेलल, यहाँ आ जाओ, 1 2 3 4 5, ये ऐसे आया और ये ऐसे चला गया, CH2H H OH H OH H H OH OH H, ठीक है, इतनी चीजें। अब आपको इसमें बताना है कि आपका एनोमर कौन सा है, चेक कीजिए सर। जब आप चेक करेंगे, एक नंबर पे एल्डिहाइड सेम है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है। तो यार यहाँ देखो 2 नंबर पे OH यहाँ राइट है, यहाँ लेफ्ट है, यहाँ 3 नंबर पे OH इधर राइट है, इधर लेफ्ट है। तो पहली बात तो ये दो जगह डिफर कर गई है, तो होगा ही नहीं। एनोमर सिर्फ एक जगह हो, बाकी जगह सेम होना चाहिए। यहाँ चेक करो, यहाँ आ जाओ, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 2 नंबर पे OH राइट है, इसमें 2 नंबर पे लेफ्ट है, बदल गया। 3 नंबर पे OH इधर लेफ्ट है, 3 नंबर पे इधर OH राइट है, दो जगह बदल गया, ये भी नहीं होगा। ये भी आओ चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, हेमिएसिटल बन रहा है यहाँ पे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये स्ट्रक्चर ऐसे आया, 1 2 3 4 5 6, एक नंबर यहाँ, नो प्रॉब्लम सर। OH यहाँ पर एक नंबर पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ OH 1 राइट, इधर लेफ्ट, यहाँ 2 पे OH राइट, यहाँ भी राइट, यहाँ 3 पे H, 3 पे H, 4 पे OH राइट, बिल्कुल सही है, 5 पे H सही है। तो यहाँ जो डिफर कर रहा है वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक नंबर पे ये अगर राइट है तो ये लेफ्ट है, यहाँ एक ही जगह डिफर कर रहा है। लेकिन हम ऐसे थोड़ी मानेंगे, हम इसको भी चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ एक पर OH राइट, यहाँ एक पे OH लेफ्ट, और ठीक है बात। 2 पे OH राइट, यहाँ 2 पे OH लेफ्ट, तो ये तो है ही नहीं। तो एनोमेरिक सिर्फ हमारा स्ट्रक्चर नंबर 3 होगा, जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे डिफर कर रहा है, एक नंबर पे। तो जो एक नंबर कार्बन पे डिफर करेगा, दैट इज योर आंसर। तो आई थिंक इस तरह का लेवल का क्वेश्चन अगर आप बनाते हो तो इससे बाहर कोई सवाल आपका
एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो बेटा इसको कायदे से हम लोग को पढ़ लेना है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन एनसीईआरटी से बुक की जरूर एक बार स्टडी करना। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है और बहुत सारे एंजाइम को भी परफॉर्म करता है, बनाता है। प्रोटीन का जो एमिनो एसिड है, जो मोनोमर होता है, उस मोनोमर को कहा जाता है एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड की पहचान क्या है सर? केमिकली कार्बन होगा और उसमें COH होगा, H होगा, NH2 होगा और यहां पर R होगा। ये वेरी कर सकता है R और H, बट ये हमेशा कॉमन है सब में। पहला सवाल। अब एक चीज और बता दें, नेचर में, इन नेचर L फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड अकर्स, डी फॉर्म नहीं पाया जाता है। बट नेचर में ग्लूकोज के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में किया जाए तो डी फॉर्म पाया जाता है। तो एमिनो एसिड के केस में L फॉर्म पाया जाएगा। अभी L फॉर्म क्या होता है? अगर कायरल कार्बन पर NH2 ग्रुप लास्ट कायरल कार्बन पे अगर लेफ्ट साइड है तो वो L फॉर्म है। अगर एक चीज राइट साइड आ जाए तो इसे हम डी फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, समझ में? L फॉर्म और डी फॉर्म। अब सुनो, एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जिस लिंकेज के थ्रू जुड़ता है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये एक तरह का अमाइड लिंकेज होता है। और अमाइड कहा जाता है जब एक तरफ से और दूसरी तरफ से, बल्कि ऐसे आ जाओ, एक तरफ से C डबल बॉन्ड OH आ जाए और एक तरफ से H और L ऐसे आ जाए, तो ये OH और ये मिल करके आउट हो जाएंगे और ये अमाइड लिंकेज बनाएंगे C डबल बॉन्ड O और L। इसी को अमाइड लिंकेज कहा जाता है। तो दो एमिनो एसिड के बीच में पाए जाने वाले पेप्टाइड बॉन्ड को ही कहा जाता है डाइपेप्टाइड। इसलिए नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स बराबर होगा नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स -1। अगर एमिनो एसिड की तादाद 4 है, 4 एमिनो एसिड्स हैं, तो जो लिंकेज बनेगा वो आप बता देंगे कि सर 3 होगा इसके अंदर। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन वो 4 एक जैसे हों, सिमिलर काइंड्स। अगर डिसिमिलर होंगे तो क्वेश्चन बदल जाएगा। तो नोट करो इसको, फिर मैं बताता हूँ। आज की सवाल हम लोग, आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं बेटा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। कल प्रोटीन के बारे में डिटेल डिस्कस करूंगा और ये ओवर हो जाएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का रहेगा, वहां से पढ़ाएंगे इसको ओवर करने के बाद। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।